जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। खुशी की खबर यह है कि सिंध रेंजर्स के एक मरतबा फिर मज़े आ गए हैं। यूँ कहिए कि एक मरतबा फिर लॉटरी निकल आई है सिंध रेंजर्स की, या दूसरे अल्फाज में बाल्फाज दीगर से आप यूँ समझिए कि पाँचों घी में और सर कढ़ाई में एक मरतबा फिर हुआ। यूँ तो अगर आप रेंजर्स में हैं और सिंध में पोस्टेड हैं तो क्या ही कहने, लेकिन उसके बाद अगर विफाकी वजारत दाखिला आप पर मेहरबान हो जाए तो फिर तो गोया निकल पड़ी, तो यूं समझिए कि एक मरतबा फिर निकल पड़ी है, क्योंकि विफाकी वजारत दाखिला, विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब एक मरतबा फिर सिंध रेंजर्स पर मेहरबान दिखाई देने लगे हैं। और इस मेहरबानी का सिला उन्होंने क्या खूब दिया है कि पहले वो जो तैनाती सूबे में सिंध रेंजर्स की 3 माह के लिए, एक सेमाई के लिए हुआ करती थी, अब उसकी मुद्दत बढ़ाकर पूरे 1 साल यानी 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स उसको सूबे में नाजिल रहने का फरमान सादिर कर दिया गया, सिफारिश कर दी गई है। अब जाहिर है कि ऑप्शन क्या है। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात, कराची के हवाले से अमन ओमान की रिपोर्ट पेश की गई। टिकर चलते मैं देख रहा था कि अमन ओमान की सूरत हाल पर कराची में तशवीश का इजहार, स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने पर हमारे मसीहाओं ने बड़ी तशवीश का इजहार फरमाया है। और रेंजर्स को इस हवाले से जो है वो उसकी तैनाती में हैं। अबे रेंजर्स के पास पुलिसिंग पावर्स तो है ही नहीं। एक ज़माने में मैंने खुद बहुतेरी कोशिशें कर ली कि सिंध रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात मिल जाएं। सिंध रेंजर्स मैंने इस हवाले से तजावीज़ भी दी, मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ भी उठाई, भाग दौड़ भी की, पेट्रोल भी जलाया। लेकिन उस वक्त मुझे यह बताया गया था कि बेटे वी आर नाइदर इंटरेस्टेड, नॉर हमारे पास इतना अमला है कि हम यहाँ सूबे में ये सारी चीज़ें कर सकें। ये पुलिस का काम है, उन्हीं को करने दो, वरना उनको हराम खाने के लिए छोड़ रखा है क्या। बात ठीक थी, लॉजिकल थी, इसलिए मैंने हथियार डाल दिए। तो फिर अब अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल को जवाज़ बना करके और सिंध रेंजर्स का नाजिल रहना ये क्यों कर ज़रूरी है, सिंध रेंजर्स का नाजिल रहना क्यों कर ज़रूरी है। इस पर मुख्तलिफ गोशों से, मुख्तलिफ हवालों से हम मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सिंध में रेंजर्स को आना क्यों पड़ा। ये मेहरबानी थी अल्ताफ भाई की, ये भैये लोगों की मेहरबानी थी। और भैये लोग जो थे उनकी कारिस्तानी थी। कराची में अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल को जवाज़ बना करके और सिंध रेंजर्स को डिप्लॉय किया गया। सिंध रेंजर्स ज़ाहिर है कि यहीं मौजूद रहती थी, वो कहीं आसमान से तो गिरी नहीं। लेकिन रेंजर्स का काम उमूमन, रेंजर्स जो है फ्रंट लाइन फोर्स होती है, बॉर्डर पे उसकी तैनाती वगैरह होती है, जितना मुझ गरीब का मकल को मालूम है। ताहम अल्ताफ भाई लोगों को टफ टाइम देने के लिए या फिर आवाम को, जिसको कहते हैं आवाम का मुंह बंद करने के लिए सिंध में रेंजर्स की तैनाती कर दी गई। अच्छा, मैं इस हवाले से ज़्यादा क्यों फुदक रहा हूँ, किसी को नहीं पता, ना मैंने किसी को बता रखा है, लेकिन आज मैं अपनी वीडियो में बता देता हूँ। इंतहाई अहम तरीन शख्सियत किसी ज़माने में सिंध की, उसका ताल्लुक मेरे घर से था। इससे बड़ी बात क्या मैं बताऊँ। इसलिए इस हवाले से जो भी मालूमात मैं दे रहा हूँ क्लासिफाइड हैं, वो हवाई फायरिंग नहीं है। मैंने पूछा कि हज़रत सिंध में रेंजर्स को नाजिल कर दिया गया और आपके दौर में एक मरतबा फिर उनको, मुझे अच्छी तरह याद है, ये कौन सी जगह है, आवारी टावर, आवारी टावर के सामने वाली चौकी पर हमला हुआ और रेंजर्स के कुछ जवान मेरे ख्याल है शहीद हुए थे। उस वक्त कुछ चल रहा था, रेंजर्स रहेगी सूबे में या चली जाएगी, तो उस एक वाक़े को जवाज़ बना करके और फिर एक्सटेंशन मज़ीद दी गई। मैंने उनसे पूछा, हज़रत ये रेंजर्स को जाते जाते अचानक फिर रिवर्स गियर, तो कहने लगे कि यार तुम बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें समझ में तो आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद फिर मेरे पास मां सिवाय हस्ताक्षर करने के, ऑटोग्राफ देने के, साइन करने के एक्सटेंशन पर और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। ठीक है, मसनद पर बज़ाहिर में ही बैठा हूं, लेकिन फैसले कहां से हो रहे हैं तुम्हें मालूम। उस जमाने से, MQM के जमाने से, जब MQM का तगड़ा, खासा तगड़ा बल्कि मुशीर दाखिला हुआ करता था, ये हवाई फायर नहीं होता था। अल्ताफ हुसैन का नामजद कोई बंदा ऐसे ही नहीं आ जाता था। ये अलग बात कि उस वक्त भी मतलब लगाम खींच के रखी जाती थी। लगाम अल्ताफ हुसैन के हाथ में भी नहीं थी, जाहिर है कि वो किसके हाथ में थी वो सबको पता है। गेट नंबर 5
तो उस एक वक्त से जब कभी भी रेंजर्स को जाने के दिन आते हैं, उमूमी तौर पर ऑब्जर्वेशन ये कि हालात अचानक पुरसरार तौर पर खराब हो जाते हैं। अब वो पता नहीं खराब होते हैं या किए जाते हैं, ये एक मुअम्मा है। इस पर मैंने 10 रुपए का इनाम अपने तौर पर रखा है, क्योंकि जैसा आदमी वैसे ही इनाम। मेरी हैसियत 10 रुपए की है भाई, तो मैं 10 रुपए दे सकता हूं। जिसको चाहिए 10 रुपए कैश, वो मुझे सवाल का जवाब दे दे और मैं उसको 10 रुपए कैश दे दूंगा। रेंजर चाहे तो खुद मुझे सवाल का जवाब दे दे, मैं उनको डायरेक्ट ये रकम खुद हैंड ओवर कर दूंगा, क्योंकि रकम ज़रा बड़ी है तो ज़रा आपको भी दिल थामना पड़ेगा। स्ट्रीट क्राइम्स ये तो डोमेन पुलिस का है, वही पुलिस जो धरती पुत्रों पे मुश्तमिल है। अब लोग कहेंगे कि मैं असबियत बरत रहा हूं। रिंद, नहर, जोखियो, खोसा, गिनती पे गिन लोगे? सिद्दीकियों को, फारूकियों को गिनती पे, उंगली पे आ जाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। और वो भी जितने हैं उनमें से भी आधे एमक्यूएम के भर्ती कराए में, वो एमक्यूएम के भर्ती कराए में, वो उनकी जो जिसको कहते हैं अफेक्शन, वो लंदन ग्रुप से है। जिसकी लंदन से नहीं है उसकी यहां पाकिस्तान से है। हालांकि क्या लंदन और क्या ही पाकिस्तान, इस बारे में क्या बात करें। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं भी होता, ये अगर हुआ है तो फिर एमक्यूएम की मर्जी के बगैर हुआ है। एमक्यूएम का गवर्नर मौजूद था, अलग करवा लेता जरा, आप कराची के लड़कों को जरा नौकरी दिलवा देता पुलिस में। जिस जमाने में पुलिस में एमक्यूएम के लोगों की भर्तियां हुई हैं, मैं एमक्यूएम के लोगों की भर्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की भर्ती की बात कर रहा हूं मेरिट पे। तो वहां आपने एमक्यूएम की पर्ची लेकर के भर्ती कर दिया। अब जब वसीम अख्तर जैसा, जब रऊफ सिद्दीकी रंगीले जैसा वजीर दाखिला होगा सिंध का, तो फिर किस तरह के अंधे काणे टेढ़े मेढ़े किस तरह के लोग भर्ती होंगे? आरफीन हटेला, इस तरह के लोग आएंगे भाई। और फिर जिस तरह का झमेला होगा वो तो आप जानते ही हैं, वो कराची में होता रहा है अब तक। लेकिन ये किस तरह की दलील है कि कराची में अमनो अमान की सूरत हाल? अब कराची में अमनो अमान की सूरत हाल उससे ज्यादा खराब तो नहीं है जो 90 की दहाई में थी, या अभी कुछ अरसे पहले जो आसिफ अली जरदारी वालों की हुकूमत थी, लियारी गैंगवार और एमक्यूएम के गुंडों की लड़ाई में कराची में 100 लाशें गिर जाती थी। रेंजर्स ही मौजूद थी, क्या उखाड़ लिया था रेंजर्स ने? रेंजर्स तो करीब भी नहीं जाती थी। मेरी अपनी आंखों देखी बात है, उस वक्त फौज यहां कराची में मौजूद थी। ऑपरेशन नामी एक चीज भी बताया गया था किसी दौर में चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से एक लोग 2-3 लोगों को डंडा डोली करके एक लड़के को लाते देखा। एक लड़के के हाथ में टीटी पिस्टल थी और दूसरे वाले के हाथ में एक अजीब सी बंदूक थी, मुझे नाम नहीं याद, छोटा था उसको। मुझे याद है मैं अब्बू के इलाज के सिलसिले में किसी अस्पताल के बाहर खड़ा था, तो वो 2 फौजी वहां खड़े हुए थे। फौजी, रेंजर्स की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान आर्मी के जवान। उन्होंने जैसे ही देखा, वो दुम दबा करके अस्पताल के सबसे ऊपर वाली पानी की टंकी के ऊपर जाकर के वहां बैठ गए। हालांकि लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो लड़कियां आए पुलिस वाले फौजी उनको रोकेंगे, लेकिन ये कार्य खैर उनसे हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वो एक अजीब सिलसिला है कि जी क्या वो कहते हैं, ऑर्डर नहीं है। बहरहाल अब उस ऑर्डर के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो बड़े मामला खराब हो जाएंगे। इसी ऑर्डर ना होने के सबब कराची में एमक्यूएम वालों ने पंजाबियों को मारा, उनके घरों को लूटा। यहीं पूरी महाजिर आबादियों में आसपास कोई पंजाबी देखने को नहीं मिलता था, उनके घरों को छीन लिया। उसके बाद पंजाबी आबादियों में कोई मटरवा देखने के लिए नहीं मिलता था, वो बेचारे औने पौने अपने घरों को भेज करके भागे। उस वक्त भी फौजियाँ मौजूद थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी ने कुछ नहीं किया। उस वक्त भी वो सीने पे 54-58 लगाए, बहुत सारे जनरल फर्नल सब मौजूद थे यहाँ पे। वो बज़ाहिर जो टारगन दिखते हैं, जिनके आगे पीछे गाड़ियाँ, टो कद्दू, कुछ भी नहीं होता, आराम से बैठो, कुछ भी नहीं होता। तो वो बेचारा जब चल रहा होता है तो उसके आगे पीछे वालों की, जिसको कहते हैं 3-13 और 5-14 हो रही होती है, उनको लग रहा होता है कि यार जल्दी से ही अल्लाह हमारा जहाँ जाना है इसको जाएं, ताकि हमारी भी जान छूटे, पता नहीं कब कहाँ से हमला हो जाए, क्या हो जाए, वो हो जाए। अच्छा छोड़े यहाँ पर अब इस बात को, वरना बात कहीं और निकल जाएगी। हम ये मजाक जो सूबे में हो रहा है इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जब रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात नहीं, तो फिर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे को जवाब बना करके रेंजर्स को यहाँ ठहराने की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर पानी की, जिसको कहते हैं पानी का धंधा करवाने के लिए रेंजर्स को रखना था, यहाँ पेट्रोल पंपों में कब्जे के लिए, जमीनों पे कब्जे के लिए रेंजर्स को यहाँ रखना था, कब्जे करने या कब्जे छुड़वाने के लिए पैसे देने के लिए। मैं ये बात पिछले डीजी रेंजर्स उमर बुखारी के बुलावे पर, जब मैं डीजी रेंजर्स के ऑफिस गया तो मैंने यहाँ बड़े बड़े
ऑफिसर्स की मौजूदगी में मैंने ये बात कही और ये बात लिखने वालों ने लिखी कि इस वक्त रेंजर्स का काम कब्जे कराना या छुड़वाना रह गया है। यानी हालत ये थी, मैंने वहां कहा, उन्होंने मुझसे पूछा आप सोर्स बताइए, मैंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा आप नाम बताइए, मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, आप खुद फाइंड आउट कीजिए। मैंने ये बात बताई, ये बात डुप्लीकेशन होती है लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि एक विंग कमांडर 4,000 गज का वो कमर्शियल लैंड, उसको हथियाने के लिए एक किसी कारोबारी फर्द के ऊपर उसने अपना घुटना जो है वो गर्दन पे उसके रखा हुआ था, और वो बेचारा मुझे फोन करके कह रहा है, मैंने बोला भाई मैं क्या करूं, सानूगी, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, जिस काम में हराम इन्वॉल्व होता है उससे के तो दूर से गुजर जाओ भाई, क्योंकि कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा, दफा करो। मैंने ये बात बहरहाल वहां तक पहुंचा दी। अब तो खैर मतलब ज्यादा तादाद हो गई है कि कोई डीएसआर मुल्क के किसी भी हिस्से से यहां लैंड करता है, उसके थोड़े दिनों के बाद आप उसकी मतलब अय्याशियां देखिए। कराची का एक मकामी बिजनेसमैन, मैंने उससे पूछा कि ये बाहर गेट पे रेंजर्स क्या कर रही है, ये तकरीबन कोई साल भर पहले की बात है, 6 महीने पहले की। उसने कहा यार बिरयानी के आसरे में, मैंने मतलब कह रहा है वो हमने ज़रा न्याज फातिहा वगैरह कराई थी, तो मैंने कहा बिरयानी के लिए आए, कह रहा हाँ वो ज़रा डीएसआर को फ़ोन कर देता हूँ मैं, वो लेके बिरयानी के लिए आ जाता है अपनी, जिसको कहते हैं नफरी को, ज़रा खड़े हो जाते हैं, हमारी भी ज़रा शोशा हो जाती है और उनको भी ज़रा खाना पीना मिल जाता है। किसी एक वक्त में उसके ऊपर कोई नौबत आई, कोई आफत आई, तो वो डीएसआर मुझे फ़ोन कर रहा है, हेलो सर वो आपको फलाने साहब याद कर रहे हैं। मैंने हैं, अच्छा मैंने फलाने साहब को फ़ोन किया, मैंने क्या हो भाई, तो वो कह रहा है यार इस तरह से वो, तो मैंने कहा वो डीएसआर किस दिन के लिए रखा है जिसको बिरयानी खिलाते थे। कह रहा है यार आपको पता नहीं है क्या ये क्या लोग होते हैं। अब आप बताओ, दोनों को एक दूसरे पर भरोसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे की ज़रूरत चल रहे थे। तो अगर इन सब वाकयात के लिए आपने रेंजर्स को रख छोड़ा तो ठीक है भाई। जराइम पेशा अफराद के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल करने, ये दफात कई दफ़ा शामिल करा दो भाई, बिगड़ना कुछ नहीं है, ये दफात कई दफ़ा शामिल कराओ, दिल पिछोड़ी कर रहे हो चलो करते रहो। इजाफी एमुनेशन की दरखास्त मंजूर करने की तजवीज़। अच्छा ये एमुनेशन इस्तेमाल कहाँ होगा, चल तो रहा नहीं है ये असला, कराची में बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, कहीं कोई मुकाबला भी सुनने में नहीं आता, और राव अनवार भी अब रिटायर हो गया, जो जिसके कंधे पर रख करके वो बहुत सारे लोगों को फरागत दिला दी गई। वो भी कोई अपने घर का काम तो नहीं कर रहा था, किसी न किसी ने उसको असाइन किया हुआ साले को। 400 में से 200 आदमी उसने अपनी मर्जी से पैसे के लिए मार दिए, 200 तो किसी ने मरवाए, उसका हिसाब कौन देगा। सन्नाटा, रावी टनटना रहा है, रावी जो है वो गिटार बजा रहा है, सुन चल रहा है रावी। रिपोर्ट के मंदरजात के मुताबिक सिंध और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि सिंध स्ट्रीट क्राइम्स पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। अंदरून सिंध जराइम पर काबू पाने के लिए भी तजावीज़ दी गई हैं। अच्छा आपने तजावीज़ दे दी, वज़ीर आला को दी थी ना, वज़ीर आला आपकी बात मान लेगा, वज़ीर आला पेट पे पत्थर मार लेगा, अपने पेट पे लात अपने खुद ही उठा के मार लेगा। मतलब बिलावल भुट्टो को बेरोजगार देख सकते हैं आप उनको बेरोजगार नहीं देख सकते। बिलावल को आप लोग वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में हैं, आप बनाएंगे उनको, अगला वज़ीर आज़म बिलावल ही है। ये बिलावल को लॉन्च करना, आसिफ अली जरदारी को एनआरओ देना और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी को खुड्डे लाइन लगा करके बिलावल को आगे ले जाना, ये मेरा मामा कर रहा है, ये आप ही लोग तो कर रहे हैं। ये गेट नंबर 5 कौन है, मैं, आप ही लोग हो भाई। तो फिर ये जोलजाल का आएगा, स्पीडी कोर्ट्स कायम करो, रेंजर्स को 1 साल, और भाई बोलो तुम हमारे नौकर हो, तुम कमीन हो, तुम्हारा फर्ज अव्वलीन है कि तुम्हारी मौजूदगी हमारे बगैर नामुकम्मल समझी जाए। हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ पे अपने स्कूल कायम करेंगे, अपनी तुम्हें चरागाह की तरह से, तुम्हें मवेशियों की तरह से ठुड्डे मारेंगे, और तुम चूंकि लावारिस हो, यतीम हो, तुम्हारे जो वाली वारिस थे वो हरामखोर MQM लंदन वाले, वो अपने आप को नाइजीरिया वाले, वो फलाना लांडी कोरंगी वाले, वो पाकिस्तान वाले, वो नाइजीरिया वाले, उनको भी हमने खाने पीने का अच्छा सामान दिया हुआ है, इसलिए तुम लोगों को हम जैसे चाहेंगे आंकेंगे। ऐलान करो, जान छोड़ा, कौन किसने क्या पूछ लेना है। हर आदमी आरपीन थोड़ी है जो वीडियो बना करके दास देगा।